Good morning, everyone. I, Dr. Archana Singh, Assistant Professor, Department of Political Science, LNT कॉलेज मुजफ्फरपुर। मैंने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को देखने के डिफरेंट दृष्टिकोण हैं, जिसमें चर्चा किया था मैंने यथार्थवाद यानी रियलिज्म की सिद्धांत पे। रियलिज्म को जब मैंने डिफाइन किया था तो उसमें उस समय मैंने कहा था कि रियलिज्म की जो थियरी है दो भागों में उसको बांटा था मैंने। एक क्लासिकल रियलिज्म, जिसकी चर्चा मैं पहले क्लास में कर चुकी हूँ। आज मैं जिस क्लास में डिस्कस करूंगी वो है न्यू रियलिज्म या फिर स्ट्रक्चरल रियलिज्म। इसको हिंदी में कहते हैं नव यथार्थवाद या फिर संरचनात्मक यथार्थवाद। जब हम संरचनात्मक यथार्थवाद की बात करते हैं तो क्या हमारे माइंड में ये आता है कि क्या ये रियलिज्म के सिद्धांत से पूरी तरीके से डिफरेंट है या कहीं ना कहीं उसी थियरी को लेके आगे बढ़ा है। तो कहीं ना कहीं जो रियलिज्म की न्यू रियलिज्म की थियरी है वो क्लासिकल रियलिज्म को रीफॉर्मुलेट करने की कोशिश करते हैं। जैसे क्लासिकल रियलिज्म में उन्होंने बताया था मॉर्गन था उन्हें कि ह्यूमन नेचर के बेसिस के आधार पे वो स्टेट के बिहेवियर को उन्होंने डिफाइन किया था। जबकि केनेथ वॉल्ट ने यानी केनेथ वॉल्ट जो कि स्ट्रक्चरल रियलिज्म में आते हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक 1979 थियरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में नव यथार्थवाद को डिफाइन करने का प्रयास किया। ये कहते हैं कि ये भी दो भागों में न्यू स्ट्रक्चरल जो रियलिज्म है दो भागों में डिफाइन है। पहला है डिफेंसिव रियलिज्म और ऑफेंसिव रियलिज्म, जिसकी चर्चा मैं बाद में करूंगी। तो कैनेथ वॉल्ट कहते हैं कि इंटरनेशनल सोसाइटी ऐसा नहीं है कि मॉर्गनथाउ ने जैसा बताया था उससे बिल्कुल डिफरेंट है। इंटरनेशनल सोसाइटी में एनार्की है। एनार्की होने का कारण क्या है? कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, और सेंट्रल अथॉरिटी न होने की वजह से जो डिफरेंट यूनिट्स हैं यानी स्टेट है वो अपने इंटरेस्ट को लेके आगे बढ़ते हैं, जिस कारण उनमें टकराहट होती है और ये विवाद का रूप धारण करती है और बाद में ये कॉन्फ्लिक्ट या फिर वॉर का कारण बनती है। उन्होंने ये बताया कि जो इंटरनेशनल सिस्टम के अंतर्गत जो पूरी तरीके से व्यवस्था है वो एनार्की है। एनार्की इसलिए क्या है क्योंकि जो संरचनाएं हैं वो संरचनाएं ही अराजक है। वो ह्यूमन नेचर को नहीं कहते हैं, बल्कि जो संरचनाएं जो स्ट्रक्चर बने हुए हैं वही अराजक हैं। अब हमारे मन में ये सवाल आ सकता है कि ये क्या स्ट्रक्चर क्या होता है। तो इंटरनेशनल सिस्टम किन चीज़ों से बना है? डिफरेंट स्टेट्स हैं, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं, डिफरेंट मल्टीनेशनल्स कंपनीज हैं। ये सारे मिलकर इंटरनेशनल सोसाइटी को कहीं ना कहीं बनाते हैं। तो वो कहते हैं कि संरचनाएं ही इस तरीके से बनी हुई है कि कहीं ना कहीं राष्ट्रों के बीच में हितों को लेकर टकराहट होती है, और सभी राष्ट्र क्या होता है कि पावर को गेन करते हैं क्योंकि अपनी सुरक्षा को वो निर्धारित करें यानी अपनी सिक्योरिटी को अधिक से अधिक बढ़ा सकें। कैनेथ वॉल्ट जब स्ट्रक्चरल रियलिज्म की बात करते हैं तो उसको समझने के लिए तीन सिद्धांतों पे जोर देते हैं, जिसमें पहला सिद्धांत क्या है? ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल। वो ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल को दो भागों में डिवाइड करने का प्रयास करते हैं। पहला कहते हैं कि जो सेंट्रल इंटरनेशनल सोसाइटी है वो एनार्की है, और सेकंड कहते हैं कि हायरार्की है। एनार्की का क्या मतलब है कि वर्ल्ड लेवल पे जो व्यवस्थाएं बनी हुई है वो अराजक है, और हमने पहले ही समझा दिया कि अराजक होने का कारण क्या है, क्योंककि सत्ता नहीं है जो हमें दिशा निर्देशित कर सके या फिर हमें अनुशासित कर सके। और घरेलू यानी डोमेस्टिक लेवल पे जो अथॉरिटी का जो स्वरूप है वो हायरार्की है। जैसे इंडिया के संदर्भ में आप देख सकते हैं कि सेंटर एक है और डिफरेंट स्टेट है, और उनके क्या कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि डिफरेंट स्टेट है तो उनकी अपनी कोई पहचान नहीं है, उनकी भी शक्ति उनको मिली हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं जो सिस्टम है वो हायरार्की यानी सेंटर में ही शक्तियाँ जो है निर्धारित होती हैं। दूसरी चीज़ वो बताने का प्रयास करते हैं, दूसरा है कि डिफरेंशिएशन ऑफ यूनिट्स यानी इकाइयों का विभेदन। इसमें ये समझाने का प्रयास करते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली यानी इंटरनेशनल जो सिस्टम है सभी राज्यों को एक समान इकाई यानी यूनिट्स मानता है। राज्य का प्रमुख रूप से सभी राष्ट्रों के पास सॉवरेंटी है, और सभी राष्ट्र क्या है अपनी सुरक्षा को निर्धारित करते हैं, शक्ति को बढ़ाते हैं और अपनी क्या कहते हैं कि संसाधनों के माध्यम से अपने हितों में वृद्धि करते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ यूनिट्स का क्या मतलब हुआ कि जो प्रत्येक राष्ट्र हैं, जो यूनिट से मतलब राज्य का है, वो जो प्रत्येक राष्ट्र है उनकी क्या कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि उनकी जो क्षमताएं अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन वो क्या है इक्वल पोजीशन पे है, क्योंकि सभी राष्ट्र क्या है पॉलिसी मेकिंग का काम करते हैं, फॉरेन पॉलिसी को बनाते हैं।
चाहे वो इंटरनल लेवल पे हो चाहे एक्सटर्नल लेवल पे हो। तो इस फील्ड में प्रत्येक राष्ट्र की जो कार्य करने की प्रणाली है वो एक जैसी है। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपेबिलिटी, इस स्तर पे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इनके प्रिंसिपल में है, क्योंकि इसी के बेसिस पे इंटरनेशनल सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट होता है। वो कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपेबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक राष्ट्र पॉलिसी मेकिंग तो इक्वल रूप से करता है, और चाहे फॉरेन पॉलिसी की बात हो चाहे इंटरनल पॉलिसी मेकिंग की बात है, लेकिन क्षमताओं के आधार पे जो राष्ट्रों का जो स्वरूप है वो अलग अलग है। आप इसको कैसे आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए आप एक व्यक्ति हैं, चार पांच व्यक्ति हैं, तो क्या सारे व्यक्तियों की क्षमताएं एक जैसी हो सकती हैं? तो आप कह सकते हैं कि हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो कहने का मतलब कि जो प्रत्येक राष्ट्र है वो कैपेबिलिटीज को लेके डिफरेंट है। यानी किसी की इकोनॉमिक पावर अधिक है, किसी की मिलिट्री पावर अधिक है, कोई ज्योग्राफी में स्ट्रांग है, तो कोई पॉपुलेशन में स्ट्रांग है, कोई अपने क्या कहते हैं कि गवर्नमेंट में स्ट्रांग है। तो क्षमताओं के आधार पे ही इंटरनेशनल सोसाइटी में कोई राष्ट्र क्या है, पावरफुल बनता है। और इस पावरफुल राष्ट्र जो होते हैं वो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल सोसाइटी में क्या कहते हैं, डोमिनेंस करने की कोशिश करते हैं या फिर अपने इंटरेस्ट को बढ़ाते हैं। तो इंटरनेशनल सोसाइटी में जो सिचुएशन क्रिएट होता है वो सिचुएशन यूनिपोलर का हो सकता है, बायपोलर का हो सकता है और मल्टीपोलर का हो सकता है। यूनिपोलर सिचुएशन कब आपको देखने को मिलता है? जब आप 9/11 की घटना की पहले की स्थिति, जब यूएस जो था पावरफुल था, जहां शक्ति क्या है, एक राष्ट्र के अंतर्गत केंद्रित थी। बायपोलर सिचुएशन कब था? जब आपका कोल्ड वॉर का समय था, दो जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाएं थी, दो पिलर में डिवाइड थी। एक तरफ आपका यूएस था, संयुक्त राज्य अमेरिका, और दूसरी तरफ यूएसएसआर जो कि अभी रशिया है। मल्टीपोलर क्या है? मल्टीपोलर हम वर्तमान समय में देख सकते हैं कि शक्तियों के बहुकेंद्रित अवधारणा सामने आ रही है। यानी भारत भी शक्तिशाली राष्ट्र के केंद्र में आ रहा है, चाइना भी है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, रशिया है, यानी शक्ति के बहुत सारे केंद्र हैं। तो इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपेबिलिटी के आधार पे ही जो इंटरनेशनल सिस्टम है वो यूनिपोलर हो सकता है, बाइपोलर हो सकता है और मल्टीपोलर हो सकता है। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे, जो हमने चर्चा किया था कि न्यू रियलिज्म जो दो भागों में डिवाइड है, डिफेंसिव रियलिज्म और आपका एक सेकेंड ऑफेंसिव रियलिज्म। जब हम डिफेंसिव रियलिज्म की चर्चा करते हैं, आप लोग कहेंगे कि रियलिज्म तो सबके साथ जुड़ा हुआ है, फिर क्या इसमें अंतर है? तो डिफेंसिव रियलिज्म का मतलब होता है कि जब हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत या अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं के अंतर्गत जब हम कार्य करते हैं, तो हमारा उद्देश्य क्या होता है? तो हमारा उद्देश्य है नेशन के इंटरेस्ट को बनाना, और अल्टीमेटली जो हमारा गोल क्या होता है कि अपनी सिक्योरिटी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना। तो डिफेंसिव रियलिज्म ये कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत जो राज्य के कार्य करने की प्रणाली है, कहीं ना कहीं अपनी सिक्योरिटी को मैक्सिमाइज करने की बात करता है। और ऑफेंसिव रियलिज्म, इसमें जॉन मियरशाइमर का नाम आता है, जिनकी पुस्तक है ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स, जिसमें वो कहते हैं कि सिचुएशन वैसी है जैसी कि न्यू रियलिज्म ने बताया, फिर या रियलिज्म में थियरी के अंतर्गत हम या न्यू रियलिज्म थियरी के अंतर्गत पढ़ते हैं। लेकिन फ़र्क इतना है कि हम जब भी अपने नेशन के इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए पावर को गेन करते हैं, तो हमारा उद्देश्य क्या होता है कि डोमिनेंस को इस्टेब्लिश करना, कि इंटरनेशनल सोसाइटी में अपने प्रभुत्व को स्थापित करना। तो इस तरह से आपको डिफेंसिव और ऑफेंसिव रियलिज्म समझ में आ गया होगा। अब मैं कुछ चीज़ें आपको डायग्राम के माध्यम से समझाने का प्रयास करती हूँ। जैसे ये क्या है कि ये है इंटरनेशनल सिस्टम। तो हमने बताया ही था कि इंटरनेशनल सिस्टम किन किन चीज़ों से बना हुआ है। जैसे डिफरेंट राष्ट्र हैं, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं, और डिफरेंट नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। तो सिस्टम क्या है? यहाँ पे पहली चीज़ क्या है? एनार्की स्ट्रक्चर। हमने पहले ही डिस्कस किया कि जो व्यवस्थाएं हैं वो अराजक हैं। अराजक क्यों है? अराजक होने का कारण हमने बताया कि सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है। उसके बावजूद भी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इक्वल पॉलिटिकल यूनिट्स। तो इक्वल पॉलिटिकल यूनिट्स में आपका क्या है? ये इक्वल पॉलिटिकल यूनिट्स है, मतलब कि व्यवस्था अराजक है, लेकिन जो व्यवस्थाओं के अंतर्गत जो राज्य कार्य करते हैं वो इक्वल पोजीशन पे है। वो कैपेबिलिटी को लेकर डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन पॉलिसी मेकिंग को लेकर वो इक्वल पोजीशन पे है। दूसरी बात क्या है? सेल्फ हेल्प, कि पावर के लिए स्ट्रगल है इंटरनेशनल सोसाइटी में, और हमारे पास कोई सत्ता नहीं है जो कि हमें सुरक्षित रख सके, इसलिए हमें अपनी सुरक्षा की गारंटी स्वयं लेनी पड़ेगी। फिर है सिक्योरिटी डायलमा, यानी जब एनार्की स्ट्रक्चर है तो वहाँ पे सिक्योरिटी डायलमा यानी सुरक्षा दुविधा की स्थिति उत्पन्न होती है। अब
प्रश्न ये उठता है कि सुरक्षा दुविधा है क्या। हम एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देना चाहेंगे कि जैसे इंडिया और पाकिस्तान है। इंडिया ने न्यूक्लियर पावर अपना क्या कहते हैं परमाणु परीक्षण किया और पाकिस्तान ने भी किया। लेकिन ये सिचुएशन किसी को नहीं पता है, ना तो इंडिया को पता है ना तो पाकिस्तान को पता है कि हम परमाणु परीक्षण क्या पाकिस्तान को एक तरीके से क्या कहते हैं कि प्रेडोमिनेंस करने के लिए बना रहे हैं या फिर हम अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए। तो ये डायलमा यानी दुविधा की स्थिति बनी होती है। इसका मुख्य कारण क्या है कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन, यानी हमारे बीच में कम्युनिकेशन नहीं है और कम्युनिकेशन न होने के कारण डायलमा की स्थिति बनी रहती है। इसलिए हम अपने क्या कहते हैं कि अपनी अपनी गतिविधियों में लगे रहते हैं। और इसी के कारण आप बाद में पढ़ेंगे, आप जब डिजार्मामेंट पढ़ेंगे तो आर्म्स रेस पढ़ेंगे कि मतलब शस्त्रों की होड़ क्यों मची हुई है। एक्चुअल पोजीशन के बारे में हम नहीं जान रहे हैं, एक्चुअल सिचुएशन के बारे में नहीं जान रहे हैं, लेकिन हमें पता है कि हमें शस्त्र कहीं ना कहीं से अपने वेपन्स को बढ़ाने हैं। दूसरी चीज, जब आपका सिक्योरिटी डायलमा की स्थिति जब उत्पन्न होती है तो सिचुएशन क्या होता है कि कॉन्फ्लिक्ट का है, हॉस्टाइल सिचुएशन। कॉन्फ्लिक्ट क्या है कि हमें ये नहीं पता है कि इंटरनेशनल सोसाइटी में क्या हो रहा है, लेकिन हम अपने शक्तियों को कहीं ना कहीं लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से शक्तियों को बढ़ा रहे हैं। और जब हम शक्तियों को बढ़ाते हैं, अपने पावर को बढ़ाते हैं, तो हमारे इंटरेस्ट में क्या कहते हैं टकराहट होती है, जिससे कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन उत्पन्न होती है और हॉस्टाइल सिचुएशन होता है। फिर उसके बाद क्या है कि आपका पावर मैक्सिमाइजेशन। अल्टीमेटली हमने समझाया कि अपने नेशन को इंटरेस्ट बनाने के बढ़ाने के का क्या उद्देश्य गोल होता है कि कहीं ना कहीं अपने शक्ति को बढ़ाना। इस शक्ति को इसलिए बढ़ाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इंटरनेशनल सोसाइटी में रिलेटिव गेन यानी एक दूसरे की अपेक्षा अधिक से अधिक प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे अपनी क्षमताओं की वृद्धि की बात हो, चाहे किसी भी अवसरों की बात हो। फिर उसके बाद है बैलेंस ऑफ पावर। जब ये सारी सिचुएशन उत्पन्न होती है तो इंटरनेशनल सोसाइटी में किन चीज़ों का जन्म होता है कि बैलेंस ऑफ पावर, मतलब कि राष्ट्रों के मध्य शक्तियों को कैसे हम बैलेंस करें। तो बैलेंस जब हम करते हैं, बैलेंस ऑफ पावर की बात आती है तो या तो ग्रेट पावर्स या पोलारिटी, यानी कहने का मतलब पोलारिटी का मतलब हमने समझाया था कि इंटरनेशनल सोसाइटी में यूनिपोलर सिस्टम का जन्म होगा या फिर बाइपोलर सिस्टम का जन्म होगा या फिर मल्टीपोलर सिस्टम का जन्म होगा। और कहीं ना कहीं इंटरनेशनल सोसाइटी के अंतर्गत जो है ग्रेट पावर जो है अपना डोमिनेंस इंटरनेशनल सोसाइटी पे स्टैब्लिश करने का प्रयास करते हैं। और इसी में मैंने एनार्की स्ट्रक्चर में मैंने छोड़ दिया था यहाँ पे सस्पिशियस, यानी राष्ट्रों के बीच में इंटरनेशनल सिस्टम के अंतर्गत वैश्विक स्तर पे सस्पिशियस मानी एक दूसरे के प्रति भय, डर और शंका की स्थिति बनी रहती है। अनसर्टिनिटी का मतलब हुआ कि हमें कोई भी सिचुएशन पता नहीं कि इंटरनेशनल सोसाइटी में कौन सी घटनाएं घटित होगी, इसीलिए हम अपने पावर को गेन करेंगे, अपनी सुरक्षा को हम निर्धारित करेंगे कहीं न कहीं अपने राष्ट्र के हितों को बढ़ाने के लिए या फिर नेशनल सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए। मुझे लगता है कि आपको जो हमने पढ़ाया वो समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, या फिर अगर आप कहेंगे तो इस टॉपिक के बारे में हम फिर से डिस्कस कर देंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।